इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि किसी को एक झटके में मारने के बजाय उसे रोज रोज तड़पाए, उसकी हर चीख, हर कराहट का मजा ले। ये बात सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन इस कहानी में एक शख्स अपने ही घर के लोगों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारता है, और वो भी किसी हथियार से नहीं। वो एक ऐसा तरीका चुनता है जिसमें सामने वाला तुरंत न मरे, बल्कि हर दिन मरने की दुआ करे, और वो ये सब देखकर मुस्कुराता है। मगर जब इस केस का मकसद सामने आया तो पुलिस हो या पड़ोसी, सब सन्न रह गए। अगर आपको हमारी मेहनत जरा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। यकीन मानिए, आपकी एक लाइक हमारे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि वो हौसला है जो हमें और सच्चाई लाने की ताकत देता है। यह कहानी महाराष्ट्र के मुंबई शहर से शुरू होती है। यहां एक उपनगर है सांता क्रूज। सांता क्रूज में दत्तात्रेय रोड पर एक इमारत है, गणेश कृपा सहकारी आवास सोसाइटी। इसी इमारत में शाह परिवार रहता था। परिवार में कमलकांत शाह थे, उनकी पत्नी काजल शाह, जिन्हें कुछ लोग कविता नाम से भी जानते थे। उनकी एक 20 साल की बेटी थी और 17 साल का बेटा। कमलकांत की बुजुर्ग मां सरला देवी भी इसी घर में उनके साथ रहती थीं। कमलकांत कपड़ों के कारोबार से जुड़े थे। उनकी खुद की एक गारमेंट कंपनी थी और कारोबार अच्छा चल रहा था। घर में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। कमलकांत की 3 बहनें थीं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी थी। अब बात है अगस्त 2022 की। इसी महीने कमलकांत की मां सरला देवी की अचानक मौत हो जाती है। हालांकि इसे अचानक कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले 7-8 दिनों से बीमार चल रही थीं। 3 अगस्त को जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो सबसे पहले उन्हें फैमिली डॉक्टर को दिखाया गया। लगभग 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद 13 अगस्त को उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि सरला देवी की मौत कई अंगों के काम करना बंद कर देने की वजह से हुई। सरला देवी की मौत पर परिवार को ज्यादा शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो उम्रदराज थीं, बीमार चल रही थीं, और फिर धीरे धीरे उनके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। यही उनकी मौत की वजह बनी। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन सरला देवी की मौत के कुछ ही समय बाद कमलकांत की तबीयत भी बिगड़ने लगी। शुरुआत पेट दर्द से हुई। उन्हें लगा शायद बाहर का कुछ गलत खा लिया होगा, क्योंकि ऐसा आम तौर पर हो जाता है। यह सोचकर उन्होंने पहले घरेलू नुस्खों से इलाज करने की कोशिश की, लेकिन राहत मिलने की बजाय उनका दर्द बढ़ता ही चला गया। और जब दिक्कत कुछ ज्यादा ही होने लगी तो उन्होंने घरेलू उपाय बंद कर दिए और अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने जांच किया और दवा दे दिया। लेकिन यहां से भी राहत नहीं मिली, जबकि 24 अगस्त 2022 को उनकी हालत और बिगड़ गई। दवा लेने के 2-3 दिन बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब पेट दर्द के साथ साथ उन्हें जोड़ों में भी दर्द रहने लगा और बाल पहले से ज्यादा झड़ने लगे थे। 28 अगस्त को जब फैमिली डॉक्टर ने उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत सलाह दी कि आप किसी अच्छे अस्पताल में जाकर पूरी बॉडी की जांच कराइए। हो सकता है ये कोई गंभीर बीमारी हो। इसके बाद कमलकांत उसी दिन अंधेरी स्थित कृति केयर अस्पताल गए। वहां उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताईं और अस्पताल में भर्ती हो गए, क्योंकि सरला देवी की मौत के बाद रिश्तेदार भी घर आ गए थे। घर में मातम का माहौल था और अब उसी घर में कमलकांत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। रिश्तेदार भी उनकी जांच करवाने में लगे हुए थे, कभी डॉक्टर, कभी अस्पताल की भागदौड़। घर का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। कमलकांत के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी ने संभाली थी। बहनों की शादी कराई, घर संभाला, मां का ख्याल रखा। सरला देवी की मौत के बाद तो बहनों का सहारा भी वही था, माँ बाप, बड़ा भाई, सब कुछ। अब कृति केयर अस्पताल में कमलकांत का इलाज शुरू हुआ। कई टेस्ट हुए, पूरे शरीर की जांच की गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। कमलकांत के शरीर में कुछ तो था, लेकिन क्या? डॉक्टर खुद परेशान थे। कोई बीमारी दिख नहीं रही थी, पर दर्द और कमजोरी साफ झलक रही थी। 3 सितंबर को परिजनों ने उसे बॉम्बे अस्पताल में भर्ती करा दिया। यहां भी पूरे शरीर की जांच हुई और टेस्ट पर टेस्ट किए गए। कमलकांत की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। फिर भी रिपोर्ट्स फिर से साफ थीं। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, बिना किसी स्पष्ट वजह के। लेकिन सौभाग्य से इस बार इलाज असर दिखाने लगा।
दवाओं का असर हो रहा था और कमलकांत धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ दिन में उसकी हालत इतनी सुधर गई कि उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वो घर लौट आया। परिवार ने राहत की सांस ली। कम से कम अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। मां की मौत का गम अभी भी ताजा था, लेकिन कम से कम एक चिंता तो खत्म हुई थी। कमलकांत घर लौट तो आए थे, लेकिन सिर्फ 2-3 दिन बाद ही उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और इस बार हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। अब डॉक्टरों को भी शक होने लगा था। रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं, लेकिन दवाओं से ठीक हो जाते हैं और फिर घर जाते ही तबीयत क्यों बिगड़ जाती है? कुछ तो गड़बड़ थी। डॉक्टरों को एक और चीज अजीब लगी। कमलकांत के बाल नहीं बढ़ रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आपने बाल कटवाए हैं या शेव करवाई है? लेकिन कमलकांत ने साफ मना कर दिया। अब तो खुद कमलकांत को भी एहसास होने लगा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। उन्हें पेट में दर्द शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन बाल भी नहीं बढ़ रहे थे। डॉक्टरों ने इस बार एक खास टेस्ट कराने का फैसला किया, ब्लड का हेवी मेटल टेस्ट। और 13 सितंबर को जब रिपोर्ट आ गई और जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी तो उनके होश उड़ गए। कमलकांत का इलाज कर रही पूरी टीम हैरान थी। अपने करियर में उन्होंने ऐसी रिपोर्ट कभी नहीं देखी थी, क्योंकि कमलकांत के शरीर में 2 बेहद खतरनाक जहर पाए गए थे। इनका नाम हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि YouTube की गाइडलाइंस हमें इसकी अनुमति नहीं देती। लेकिन इन जहरों की मात्रा, जो आमतौर पर शरीर में ना के बराबर होती है, कमलकांत के शरीर में वह सैकड़ों गुना ज्यादा थी। डॉक्टर अब समझ गए थे कि यह कोई बीमारी नहीं थी, यह सीधा और सोचा समझा जहर देने का मामला था। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टरों ने इस मामले की गंभीरता को समझा और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। और सूचना मिलते ही आजाद मैदान पुलिस स्टेशन की एक टीम अस्पताल आई। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास एक मरीज है, कमलकांत। उसकी रिपोर्ट में 2 बेहद खतरनाक जहर पाए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। डॉक्टरों ने यह भी समझाया कि यह जहर आमतौर पर शरीर में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होता है, या फिर कुछ फूड्स में ट्रेस अमाउंट मिल सकते हैं। लेकिन कमलकांत के शरीर में जितनी मात्रा मिली है, वो न तो शरीर खुद बना सकता है और न ही किसी सामान्य खाने पीने की चीज से ऐसा हो सकता है। डॉक्टरों को शक था कि उसे लगातार किसी न किसी तरह से जहर दिया जा रहा है। इन जहरों का असर धीरे धीरे शरीर पर पड़ता है। पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, पेट में तेज दर्द होता है, डायरिया, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, यहां तक कि दिमाग का काम करना भी बंद हो सकता है। बाल झड़ने लगते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कमलकांत के साथ यही सब हो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि ये दोनों धातुएं बेहद जानलेवा हैं। ये एक धीमा जहर होता है जो शरीर को अंदर से खा जाता है। उस वक्त तक कमलकांत जिंदा था। पुलिस सारी जानकारी लेकर वापस चली गई, लेकिन यह मामला अब पुलिस के रडार पर आ चुका था। और फिर 18 सितंबर को कमलकांत की मौत हो गई। डॉक्टरों ने दोबारा पुलिस को बुलाया। उन्होंने कहा, जिस मरीज के बारे में हमने आपको 5 दिन पहले बताया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। कमलकांत की मौत कोई सामान्य बीमारी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे असर करने वाले एक खतरनाक जहर से हुई थी। अब आजाद मैदान थाने में इस मामले की FIR दर्ज हुई और केस को आगे की जांच के लिए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। कमलकांत का पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा था कि उनके शरीर में एक ऐसा जहरीला तत्व पाया गया है जो धीरे धीरे शरीर के अंदरूनी अंगों को खराब करता है और अंत में मौत का कारण बनता है। अब पुलिस भी इस केस को बहुत गंभीरता से लेने लगी, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कर दिया था कि यह जहर न तो किसी दवा की दुकान से मिलता है, न ही आम लोगों के लिए उपलब्ध होता है। इसे सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों को ही बेहद सख्त गाइडलाइन और अनुमति के बाद बेचा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, यह जहर आया कहां से और क्यों दिया गया? अब डॉक्टरों और पुलिस ने कमलकांत के परिवार से अनुरोध किया कि बाकी सदस्यों की भी जांच करवाई जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा परिवार किसी साजिश का शिकार हो रहा हो। और जब बाकी लोगों की जांच की गई तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। कमलकांत की पत्नी काजल की रिपोर्ट में भी वही जहर पाया गया।
हालांकि उसकी मात्रा अभी कम थी, इसलिए इलाज से काजल की हालत में सुधार आ गया। लेकिन अब सवाल बड़ा था, क्या ये कोई हादसा था या सुनियोजित साजिश? और अगर साजिश थी, तो इसके पीछे कौन था? अब क्योंकि मामला बेहद गंभीर हो चुका था, पुलिस ने इसे पूरी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। हर एक सदस्य से पूछताछ की जाने लगी। इसी दौरान जब कमलकांत की बहनों से पूछताछ हुई, तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात आई। उन्होंने बताया कि पिछले महीने यानी 13 अगस्त को उनकी मां सरला देवी की भी मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि सरला देवी की तबीयत भी कमलकांत की तरह ही बिगड़ी थी। पेट में दर्द, जोड़ों में तकलीफ, उल्टी और मानसिक भ्रम जैसे लक्षण। सिर्फ 10 दिनों में वह भी चल बसीं। पुलिस को शक हुआ कि कहीं उनकी भी हत्या तो नहीं की गई। क्या उन्हें भी वहीं धीमा जहर दिया गया था? ऐसे जहर जिनका न कोई स्वाद होता है न गंध। अगर इन्हें पानी में भी मिलाकर दे दिया जाए तो पीने वाला कुछ समझ नहीं पाता। शरीर में जाते ही यह आंतरिक अंगों को धीरे धीरे खराब कर देते हैं। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा था। कमलकांत और उनकी मां दोनों को एक ही तरीके से मारा गया था। मामला अब और भी जटिल हो गया। इसीलिए सांता क्रूज पुलिस ने केस को आगे क्राइम ब्रांच यूनिट के हवाले कर दिया। क्राइम ब्रांच ने आते ही सबसे पहले सभी मेडिकल रिपोर्ट, परिवार के बयान और केस से जुड़े तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और अपनी जांच शुरू कर दी। जांच की पहली दिशा यही थी, कमलकांत के परिवार का इतिहास क्या है? वो किससे मिलता जुलता था? उसके जीवन में हाल में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थीं जो उसकी मौत से जुड़ी हो सकती हैं? क्या कोई ऐसा था जो एक एक करके इस पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था? और कमलकांत के जीवन की परतें जब पुलिस ने खोलनी शुरू की, तो कई बातें सामने आने लगीं। दरअसल जब कमलकांत सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके पिता की मौत हो गई थी। उस समय उनकी बहनें बहुत छोटी थीं। ऐसे में घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली। पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया, बहनों को भी पढ़ाया लिखाया और धीरे धीरे अपनी मेहनत से मुंबई जैसे शहर में कपड़ों के बड़े व्यवसायी बन गए। साल 2002 में उनकी शादी काजल उर्फ कविता से हुई। दिलचस्प बात यह थी कि कमलकांत की एक बहन का नाम भी कविता था, जो पहले से ही शादीशुदा थी। काजल के पिता सूरत, गुजरात के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, यानी दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से मजबूत थे। उनके 2 बच्चे भी हुए। घटना के वक्त उनकी बेटी 20 साल की थी, जबकि बेटा 17 साल का बताया गया। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, उन्होंने कमलकांत की कंपनी के कर्मचारियों से बात की, दोस्तों से पूछताछ की और करीबी रिश्तेदारों से भी जानकारी ली। कमलकांत की बहनों ने बताया कि पिछले 2 साल से उसका अपनी पत्नी काजल से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। वह अक्सर कमलकांत पर गुस्सा करती थी और उसकी सास सरला देवी से भी उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। मई 2021 में तो काजल नाराज होकर अपनी बेटी के साथ मायके चली गई थी। वहां वह करीब 4-5 महीने तक रही थी। अक्टूबर 2021 में काजल मुंबई लौट तो आई, लेकिन वो सीधे अपने घर नहीं गई। अपनी बेटी को लेकर वो विले पार्ले इलाके में एक किराए के फ्लैट में रहने लगी। इसी महीने में वो एक दिन कमलकांत के घर पहुंची। वहां से उसने अपने सारे गहने उठाए, कुछ महंगी चीजें लीं और वापस उसी फ्लैट में चली गई। जबकि ससुराल और मायके दोनों तरफ के लोग काजल को समझाने की कोशिश कर रहे थे। सब यही चाहते थे कि वो अपने पति के साथ वापस रहे। कमलकांत भी चाहता था कि बीती बातों को भुलाकर एक बार फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कई महीनों की कोशिश के बाद मई 2022 में आखिरकार काजल मान गई। उसने कहा कि बच्चों की परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का साथ होना जरूरी है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। काजल ने साफ कहा कि वो घर तो आ जाएगी, लेकिन कमलकांत उससे दूरी बनाए रखेगा। पति उसके पास नहीं आएगा। वो जो चाहेगी करेगी, जहां चाहेगी जाएगी, जिससे चाहेगी बात करेगी। परिवार का कोई भी सदस्य उससे सवाल नहीं करेगा, न टोका टाकी करेगा। इसके अलावा हर महीने उसे एक तय रकम भी चाहिए होगी। कमलकांत और उसके परिवार ने उसकी सारी शर्तें मान ली। जून 2022 में काजल घर लौट आई। अब वह घर में बिल्कुल अलग अंदाज में रहने लगी थी। वो सिर्फ अपने और अपनी बेटी के लिए खाना बनाती थी, बाकी परिवार से कोई मतलब नहीं रखती थी। इस बीच उसका अपनी सास सरला देवी से झगड़ा भी होता रहा, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा।
काजल का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। अब वह न सिर्फ कमलकांत से प्यार से बात करने लगी, बल्कि सास से भी इज्जत से पेश आने लगी। सबके लिए खाना बनाने लगी और खुद ही परोसने भी लगी। यहाँ तक कि घर में एक नौकरानी का काम था, हर रोज सरला देवी को एक गिलास गर्म दूध और पानी देना। लेकिन अचानक ये काम काजल ने अपने हाथ में ले लिया। अब सब कुछ वही करने लगी थी। कमलकांत की बहनों को यही बात खटक रही थी। उनके मुताबिक जब से घर की जिम्मेदारी और माँ की देखभाल का जिम्मा काजल ने लिया, तभी से माँ और भाई दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। अब यह उनका वहम था या सच्चाई, लेकिन बात में दम था। 3 अगस्त को माँ सरला देवी अस्पताल में भर्ती हुई और 13 अगस्त को उनकी मौत हो गई। इसके ठीक 11 दिन बाद 24 अगस्त को कमलकांत की तबीयत खराब होनी शुरू हुई और 18 सितंबर को उनकी भी मौत हो गई। लेकिन कमलकांत की मौत के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उसमें साफ था कि ये सामान्य मौत नहीं थी, ये हत्या थी। किसी ने उन्हें धीरे धीरे जहर दिया था। बहनों को जो शक था, और शक किस पर था, ये बताने की जरूरत नहीं थी। उनका इशारा सीधा काजल की तरफ था। अब पुलिस ने काजल की पूरी जिंदगी खंगालनी शुरू की। वो किससे मिलती है, किससे बात करती है, उसके पुराने दोस्त कौन हैं, फोन पर किनसे बातचीत होती है। पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाला। सीडीआर में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, वो नंबर जिससे काजल घंटों बात करती थी। वही नंबर कमलकांत के फोन में भी सेव था। नाम था हितेश जैन। पुलिस ने जब घर वालों से पूछा तो बताया गया कि हितेश जैन तो कमलकांत का बचपन का दोस्त है। दोनों साथ में स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, साथ खेले थे, साथ बड़े हुए थे। हितेश भी कपड़े का बिजनेस करता था और कमलकांत के घर का एक तरह से हिस्सा बन गया था। कमलकांत की बहनें भी उसे भाई जैसा मानती थीं। इसलिए कमलकांत के फोन में हितेश का नंबर होना तो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि काजल के फोन में भी हितेश का नाम उतनी ही बार, बल्कि उससे भी ज्यादा बार आ रहा था। वो दोनों सिर्फ फोन पर नहीं, व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर रहे थे। और यही चैटिंग अब इस केस की असल कड़ी बनने वाली थी। अब सवाल यह था कि काजल और हितेश के बीच आखिर रिश्ता क्या था। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छुपा था? और क्या काजल ने ही इस निर्मम क्रूरता को अंजाम दिया था या इसके पीछे कोई और था? यदि काजल ने ही इसे अंजाम दिया था तो ऐसा उसने क्यों किया था? खैर, 1 दिसंबर को पुलिस ने काजल को हिरासत में लिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि हितेश जैन तो लापता है। पुलिस ने कई जगह रेड डाली, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चला। और फिर खबर आई कि हितेश लापता नहीं, बल्कि उसका अपहरण हो गया है। अब पुलिस दोनों तरफ एक्टिव हो गई। एक ओर काजल से सख्ती से पूछताछ चल रही थी, तो दूसरी ओर हितेश की तलाश में पूरी ताकत झोंकी जा रही थी। पूछताछ में काजल ने जो सच बताया, उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। काजल ने कहा, हाँ, मैं हितेश से प्यार करती हूं। जब शादी के बाद उसके पति कमलकांत से झगड़े होने लगे, तो घर आने जाने वाला हितेश, जो एक फैमिली फ्रेंड था, उसके साथ धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई। हितेश हंसकर बात करता था, उसकी बातें सुनता था। जब भी काजल को दुख होता, वो सबसे पहले हितेश को फोन करती। शुरू में ये सिर्फ दोस्ती थी, फिर हमदर्दी बन गई और धीरे धीरे वही हमदर्दी इश्क में बदल गई। काजल और हितेश के बीच शारीरिक संबंध तक बन गए और उनका यह अफेयर कई सालों तक चला। लेकिन यह राज ज्यादा दिन छुपा नहीं। करीब 2 साल पहले एक दिन कमलकांत ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। बस यहीं से सब बदल गया। कमलकांत अंदर से टूट गया। पति पत्नी के रिश्ते में पहले से खटास थी, अब तो दरार गहरी हो चुकी थी। इसके बाद ही काजल घर छोड़कर मायके चली गई थी और शायद वहीं से उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आज इस हत्याकांड का कारण बन गया। अब सबसे अहम सवाल यही था, अगर काजल अपने पति से खुश नहीं थी तो वह चाहती तो उसे तलाक दे सकती थी। कमलकांत शायद राजी भी हो जाते, लेकिन ऐसा करने से उसे एक पैसा नहीं मिलता। गुजारा चलाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि शादी टूटने की वजह अगर उसी की मानी जाती तो कोर्ट से भी उसे कोई फायदा नहीं होता। अब सोचिए, पति जो हर महीने लाखों रुपए दे रहा था, वो बंद हो जाते। ऊपर से कमलकांत के पास करोड़ों की संपत्ति थी, लाखों का बीमा था।
और उसकी कंपनी में भी 3 नाम थे, कमलकांत शाह, उनकी मां सरला देवी और पत्नी काजल। अगर पति रास्ते से हट जाए तो उसकी मां बीच में आ सकती है। यानी अगर सब कुछ चाहिए तो उसे मां को भी रास्ते से हटाना होगा। मगर ये हत्याएं नहीं लगनी चाहिए। ये मौतें, बीमारी या हादसे जैसी दिखनी चाहिए। इसी मकसद से हितेश को भी इस साजिश में शामिल कर लिया गया। अब उन्हें सिर्फ तरीका खोजना था, ऐसा तरीका जिससे किसी को शक न हो। यह प्लानिंग उस वक्त शुरू हुई जब काजल अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई थी। वहां वह हितेश से खुलकर बात कर सकती थी, चैट कर सकती थी, फोन कर सकती थी। धीरे धीरे दोनों ने अपना गेम प्लान सेट कर लिया। हत्या का तरीका तय हुआ, धीमा जहर जो शरीर को धीरे धीरे तोड़ देता है, लेकिन बाहर से कुछ पता नहीं चलता। अब चुनौती थी कि इसे हासिल कैसे किया जाए। ये चीजें आम दुकानों में नहीं मिलती, लेकिन हितेश ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। उसने एक फर्जी कंपनी बनाई, फिर उस कंपनी के नाम से एक झूठी मांग बनाई कि हमें इन धातुओं की जरूरत है एक उत्पाद बनाने के लिए। बैला के एक डीलर से एक धातु मंगवाई गई और दूसरी पंजाब से ऑनलाइन ऑर्डर की गई। कुरियर से ये चीजें सीधे हितेश के पास पहुंच गईं और फिर शुरू हुई वो खेल की आखिरी चाल जो इंसानों की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी। काजल जानबूझकर अपनी मां के घर से मुंबई लौट आई, लेकिन इस बार घर नहीं गई। वो अलग किराए के फ्लैट में रहने लगी। मकसद साफ था, अगर वो पास रहेगी तो परिवार उस पर साथ रहने का दबाव बनाएगा और वो बड़ी आसानी से अपने प्लान को अंजाम दे सकेगी। इसी दौरान काजल और हितेश के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। दोनों होटल में मिलते, खुलकर बात करते। एक बार जब दोनों मिले तो हितेश ने वो धीमा जहर जिसे उसने बड़ी चालाकी से हासिल किया था, काजल को सौंप दिया। अब अगली चाल शुरू हुई। काजल अपने पति के घर लौट आई। बाहर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी एक ही प्लानिंग थी। पति को मारना है ताकि करोड़ों की संपत्ति उस पर आ जाए और फिर हितेश से शादी करके जिंदगी शुरू की जाए। लेकिन एक समस्या थी, जहर अगर खाने में मिलाया जाता तो बाकी परिवार या बच्चे भी उसकी चपेट में आ सकते थे। इसलिए उसने चालाकी से खाना परोसने का जिम्मा खुद ले लिया। पहले घर की नौकरानी सरला देवी और कमलकांत की थाली लगाती थी, लेकिन काजल उसे किसी बहाने किसी और काम में लगा देती और फिर खुद थाली में खाना रखती और यहीं वो अपना जहर धीरे धीरे शामिल करने लगी। सरला देवी पहले से ही बूढ़ी थीं, बीमार थीं और कमजोर भी, इसलिए धीमा जहर उन पर तेजी से असर करने लगा। कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर 3 अगस्त को अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी मौत हो गई। अब अगला नंबर था कमलकांत का। उसी तरह से खाने में मिलाकर रोज रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाने लगा और फिर 18 सितंबर को उसकी भी मौत हो गई। और खुद पर से शक हटाने के लिए काजल ने चालाकी से खुद भी उसी जहर की बहुत कम मात्रा ली, इतनी कि सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नजर आए, लेकिन खुद को कोई गंभीर नुकसान न हो, ताकि जब रिपोर्ट निकले तो लगे कि वो भी बीमार है और वो भी उसी खाने का हिस्सा थी। 1 दिसंबर को जब हितेश को नासिक हाईवे से गिरफ्तार किया गया, उसने पुलिस को एक झूठी कहानी सुनाई कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया, उसे पीटा और वहां फेंक दिया। लेकिन पुलिस को उसकी आंखों में डर नहीं, चालाकी नजर आ रही थी। हितेश ने सबूत मिटाने की कोशिश की, फोन फेंक दिया, लैपटॉप क्लीन करने की कोशिश की, मगर कहते हैं ना, अपराध कितना भी छिपाया जाए, सच कहीं ना कहीं जरूर झलक जाता है। उसकी सर्च हिस्ट्री में बार बार वही 2 खतरनाक चीजों की जानकारी ढूंढी जा रही थी, जिनका इस्तेमाल करके इंसान को बिना शोर किए धीरे धीरे मौत की ओर ढकेला जा सकता है। मई 2024 में केस शुरू हुआ। काजल ने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन जब कोर्ट के सामने सारा सच रखा गया, होटल के वीडियो, चैटिंग रिकॉर्ड, शरीर में पाई गई खतरनाक धातुओं की पुष्टि और काजल का बदला हुआ व्यवहार, तो कोर्ट ने साफ कहा, जिस औरत ने रिश्तों को जहर से सींचा हो उसे जमानत नहीं दी जा सकती। सितंबर 2024। लगभग 1 साल बीत चुका था। इस बीच बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन काजल का इरादा नहीं बदला था। उसने एक बार फिर से सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई। पुलिस ने भले ही जांच की हो, लेकिन उसके पास केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, ऐसे सबूत जो हालात से संकेत तो करते हैं,
पर सीधे पकड़ नहीं बनाते। करीब 75 गवाहों के बयान इकट्ठा किए गए थे, मगर कोई भी गवाह ऐसा नहीं था जिसने अपनी आंखों से काजल को कुछ मिलाते देखा हो। कमलकांत की बहन का बयान जरूर कोर्ट में पढ़ा गया, जिसमें उसने बताया कि जब मां की मौत हुई तो काजल की आंखें सूखी थीं, ना कोई आंसू, ना कोई चिंता। और जब कमलकांत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, तब काजल अपनी ननद से यह पूछ रही थी कि भैया की इंश्योरेंस पॉलिसी कहाँ रखी है, कागजात कहाँ हैं। कोर्ट में जब काजल से पूछा गया तो उसने कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि पुलिस को उसके पास से कोई जहरीला पदार्थ नहीं मिला। उसने सवाल उठाए कि अगर उसने कुछ किया होता तो कोई तो उसे रंगे हाथ पकड़ता। फिर उसने रोते हुए कहा, मैं एक मां हूं, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, मुझे नहीं पता वे कैसे हैं, ठीक से खा रहे हैं या नहीं, स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं। उसकी भावनात्मक अपील ने एक बार फिर बहस को मोड़ दिया। अभियोजन पक्ष, जो अब तक मजबूत लग रहा था, जमानत की सुनवाई में थोड़ा कमजोर पड़ गया और फिर 18 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट ने काजल को जमानत पर रिहा कर दिया। काजल चाहती तो अपने पति से अलग होकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। अगर वो वाकई किसी और से प्यार करती थी तो तलाक का रास्ता भी था, कानूनी और साफ। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना, क्योंकि उस रास्ते में पैसा नहीं था, संपत्ति नहीं थी। उसने आसान नहीं, खतरनाक और घातक रास्ता चुना, जिसमें सिर्फ एक नहीं, दो दो जिंदगियां बुझा दी गईं। काजल के बारे में क्या कहें। काजल सिर्फ एक पत्नी, एक मां या एक प्रेमिका नहीं थी, वो एक कलाकार भी थी, जिसे रंगों से प्यार था। लेकिन अफसोस, उस प्यार की जगह धीरे धीरे लालच ने ले ली और उसने अपने जीवन के कैनवास पर जो चित्र उकेरा, उसमें खून था, धोखा था और खुदगर्जी थी। कमलकांत ने हर मौके पर उसका साथ दिया, उसका सम्मान किया, उसके लिए दुनिया से लड़ा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा हक दिया, वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। काजल की कहानी बताती है कि इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी समझदार दिखे, अगर उसके अंदर नैतिकता, सहानुभूति और इंसानियत न हो तो वो किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। और सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो अपने ही घर से मिलता है। जय हिंद।